हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल नॉलेज ट्रैक में। आज मैं आपके लिए सीटीपी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आई हूं, जो कि टेट, सी टेट, रीट तथा शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम में नेट के फर्स्ट पेपर में पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक को कवर करने के बाद आप इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक आएगा तो उसको आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ ब्लूम की टैक्सोनॉमी की। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है, इन्होंने 1956 में दी थी। जी हाँ, 1956 में ब्लूम के द्वारा दी गई थी। और ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों को बताया था। जैसे कि आप जानते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को प्राचीन काल में ही डिफाइन कर दिया गया था। आदर्शवाद सुना होगा आपने, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, इन्होंने अपने अपने तरीके से शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया था। लेकिन क्लासरूम में किस तरह से शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित किया जाए, क्लासरूम एक्टिविटीज़ को एक शिक्षक किस तरह से वहाँ पर जाकर व्यवहार करे और बच्चों से क्या संभावनाएं अपेक्षित रखे, उसके लिए ब्लूम ने एक टैक्सोनॉमी बनाई थी। और पहला ये वैज्ञानिक विश्लेषण था, ये भी हम कह सकते हैं कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करने का एक वैज्ञानिक विश्लेषण सर्वप्रथम ब्लूम ने दिया था अपनी टैक्सोनॉमी में। ब्लूम ने शिक्षा के उद्देश्यों में क्या बताया था, आइए इसको देख लेते हैं। शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति का अर्थ है बालक के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। वांछनीय, जी हाँ, दिस इज वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट। वांछनीय का मतलब ये है कि जैसा हम चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, हम बच्चे के व्यवहार में जो भी परिवर्तन चाहते हैं, जो हमने उसको टॉपिक पढ़ाया है, वो टॉपिक उसको याद हुआ, अधिगम हुआ या नहीं हुआ, और उससे उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आएगा, उसका उद्देश्य की प्राप्ति करना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य कहलाता है। शिक्षा के उद्देश्यों को दो भागों में बांटा गया है नॉर्मली। एक तो है आपका अनुदेशनात्मक उद्देश्य और दूसरा है आपका सामान्य उद्देश्य। अनुदेशनात्मक उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? ये उद्देश्य जो है, इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होती है। इसको हम शैक्षणिक, विशिष्ट, कक्षागत उद्देश्य भी कह सकते हैं। और ये जो उद्देश्य है, ये बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग होता है। जितना उनका इंटरेस्ट होगा, वो उतना ही इसको पूरा करते हैं या उसको सीखते हैं। उसी प्रकार से सामान्य उद्देश्य जो हैं, वो कक्षा में रूटीन में, यानी प्रतिदिन प्राप्त नहीं किए जाते हैं, लेकिन किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में बच्चे जो अपने वैल्यूज़ का निर्माण करते हैं, उनके चरित्र का निर्माण होता है और उनकी जो सोच में परिवर्तन होता है। जैसे जो बच्चे आर्ट्स के होते हैं, वो एक विश्लेषण के तरीके से हर चीज़ को देखते हैं, एक समझ विकसित होती है। विज्ञान के स्टूडेंट वैज्ञानिक तरीके से चीज़ों को देखते हैं। तो इस तरह के जो परिवर्तन आते हैं, इनको हम विषय के सामान्य उद्देश्य कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे किसी एक ही विषय को पढ़ते हैं आप, जैसे पहली कक्षा से शुरू करके आप विश्वविद्यालय स्तर तक जब उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, उनको पढ़ने के बाद में आपके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है, उसको हम शिक्षा के सामान्य उद्देश्य कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। शैक्षणिक, इसमें कॉमा कर लीजिएगा, शैक्षणिक, विशिष्ट और कक्षागत उद्देश्य भी कहा जाता है, और इसकी प्रकृति मनोवैज्ञानिक होते हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे चलते हैं। सामान्य उद्देश्य वही है, मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि ये उद्देश्य प्रतिदिन प्राप्त नहीं होते हैं और पहली कक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय तक ये पढ़ने से प्राप्त होते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं बीएस ब्लूम ने किस टैक्सोनॉमी को कैसे 3 भागों में डिवाइड किया था, वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, पहला तो आपका होता है संज्ञानात्मक उद्देश्य, है ना, इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा इनका था भावात्मक उद्देश्य और तीसरा था मनोगत्यात्मक। यानी ये 3 मुख्य उद्देश्य थे, या ये पक्ष थे, इनको पक्ष भी कह सकते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और मनोगत्यात्मक पक्ष। 3 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था। अब आपको ये यहाँ पर ये याद रखना है कि बीएस ब्लूम ने 3 कैटेगरी डिवाइड की थी, बट उन्होंने संज्ञानात्मक जो पक्ष था सिर्फ उसको ही डिफाइन किया था। भावात्मक उद्देश्य जो था वो कोल्थोबर्ग ने, जी हाँ, इसको मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगी। कोल्थोबर्ग ने इसको डिफाइन किया था, जी हाँ, कोल्थोबर्ग। और दूसरे जो हमारा ये जो मनोगत्यात्मक है, इन्होंने ये सिमसंग ने किया था। किसने किया था? सिमसंग ने। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप चाहें तो अपने नोटबुक में इसको नोट भी कर सकते हैं, आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। संज्ञानात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य को ब्लूम ने विस्तारित किया था, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको। और इसे व्यवहार का चिंतन पक्ष भी कहा जाता है। चिंतन क्या? चिंतन का मतलब है किसी भी चीज़ को जानना या समझना, है ना।
जानना ये समझना, जैसे किसी भी चीज़ के बारे में जब हम विचार करते हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स, या वो किस तरह के विचार हैं, वो हमारे लिए किस तरह से अप्लाइड होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में विचार करना ही चिंतन पक्ष कहलाता है। और संज्ञानात्मक पक्ष जो है वो बेसिकली चिंतन पक्ष ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब इस संज्ञानात्मक जो हमारा, जो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप, जो हमारा कॉग्निटिव डोमेन है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया है। अब दोस्तों आपको ये चीज़ याद रखनी है क्रम के अनुसार। ठीक है, कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, और इसके आगे डीप क्वेश्चन कैसे आते हैं और भी मैं आपको आगे बता दूंगी। इस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बता दूंगी आगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बात कर लेते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, जैसे मैंने लिख रखा है, पहला जो है ज्ञान, अबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, ज्ञान का मतलब नॉलेज से, ठीक है, ज्ञान का मतलब है नॉलेज से, अबोध अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, है ना। फिर आपका आ जाता है यहाँ पर एनालाइज, है ना, विश्लेषण, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। ये आपके जो इसके पार्ट हैं जिसको उन्होंने संज्ञानात्मक विकास में डिफाइन किया था, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब जैसे जिस क्रम में आपको ये दिख रहे हैं इसी क्रम में आपको याद करने हैं। अब ये जो मैंने आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है, ये इस तरीके, जैसे अभी मैंने लिखा था तो ज्ञान ऊपर था, कॉम्प्रिहेंशन नीचे था, यानी एप्लीकेशन, फिर एनालाइज, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। लेकिन जब हम इसको चित्र के माध्यम से बताते हैं तो हम ज्ञान को सबसे निम्न स्तर बताते हैं। ठीक है, निम्न स्तर का मतलब ये है कि पहले इसकी पूर्ति होती है, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यानी कि हमारा जो हमारा संज्ञानात्मक पक्ष है वो ऐसे नहीं आता है, सॉरी, वो ऐसे नहीं आता है, इस तरफ को बढ़ता है। ठीक है, समझ गए आप, किस तरफ को बढ़ता है, यानी कि इस तरफ को बढ़ेगा। पहले आपका आएगा ज्ञान, दूसरा अबोध, तीसरा अनुप्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा सिंथेसिस और छठा इवैल्यूएशन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी एक एक करके बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न स्तर, मध्यम स्तर, ऐसे पूछ लिया जाता है कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी में निम्न स्तर कौन कौन से हैं, है ना, तो ये जो हमारे 3 स्तर हैं, ये तीनों, ये हमारे निम्न स्तर में आते हैं। ठीक है, और सिंथेसिस और एनालाइज मध्यम स्तर पे आते हैं, और सबसे उच्च स्तर जो माना जाता है वो होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, अब आपसे यहाँ प्रश्न पूछा जा सकता है कि ज्ञान ब्लूम की टैक्सोनॉमी में किस स्तर में आते हैं, या ब्लूम की टैक्सोनॉमी में निम्न स्तर पे आने वाले जो टर्म्स हैं उनको बताइए। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं ज्ञान की। विषय वस्तु का ज्ञान जो होता है वो मेमोरी बेस्ड होता है, वो मेमोरी बेस्ड होता है, यानी कि रटने से सीखा जाता है। ठीक है, नॉलेज जो होता है ये एज इट इज़ याद कर लिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा छोटी क्लास में बच्चे क्या करते हैं कि चीज़ों को रट लेते हैं। जैसे वो टेबल सीखते हैं तो अगर 2 का वो टेबल पढ़ते हैं तो 2 का टेबल वो सीरियल वाइज ही आपको बता पाएंगे। अगर आप उनसे बीच बीच से पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो समझ के आधार पर नहीं पढ़ते हैं, वो रटने के आधार पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो विषय वस्तु का ज्ञान जो होता है ये रटने के आधार पर निर्भर करता है। और इसमें किस तरह की चीज़ें आती हैं, उदाहरण बता देती हूँ। ये उदाहरण बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे सूत्र याद रखते हैं, है ना, परिभाषाएं याद रखते हैं, सूची याद रखते हैं। अभी मैंने आपको कहा नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो ये भी आप क्या है, क्रमवार आपको याद करना है। तो आप क्या करेंगे, इसको ये रट लेंगे, है ना। लिखना, मिलान करना, ये सारी चीज़ें आपके विषय वस्तु का ज्ञान यानी कि ज्ञान पे आकर के ख़त्म होती हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अंतर्गत ज्ञान में कौन कौन सी चीज़ें वर्णित हैं तो आप उसको कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अबोधन। अबोधन ज्ञान से थोड़ा सा डिफरेंस है। अबोधन में चीज़ों को समझकर व्याख्या की जाती है, वर्णन किया जाता है, उदाहरण दिया जाता है। जैसे कि मैंने ब्लूम की टैक्सोनॉमी को पढ़ा, उसको समझा, अब मैं जब आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ अपने शब्दों में, तो ये क्या है, ये मेरे अंडरस्टैंडिंग लेवल से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो किसी भी चीज़ का वर्णन करना, अपने शब्दों में व्याख्या करना, उदाहरण देना, ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, समझ कर अधिगम में जो अपनाए जाने वाली चीज़ें हैं वो, यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल पर हम इन चीज़ों को करते हैं। फिर आ जाते हैं अनुप्रयोग, है ना। अनुप्रयोग क्या है, किसी भी चीज़ को जब आप सीखने के बाद में आपके व्यवहार में वो चीज़ें आ जाती हैं, वो अनुप्रयोग कहलाती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं हम, अनुप्रयोग की अपने द्वारा जो काम करते हैं, जैसे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना,
नया कार्य करना, मैप फिल करना, ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत पूछा जाता है। मैप फिल करना किस उद्देश्य की पूर्ति करता है ना, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा अनुप्रयोग, यानी कि आपको बता दिया जाए नॉर्थ ईस्ट में ये है, साउथ में ये है, उसके बाद आपको मैप दे दिया जाए और आप उसको समझें तो आप किस तरह से हल करेंगे। गलती ढूंढना, है ना, जैसे आता था ना न्यूज़पेपर में एक आता था, 2 सेम पिक्चर्स होती थी, उसमें पूछते थे कि इनमें 10 अंतर ढूंढो, है ना। तो इस तरह से ही अनुप्रयोग, यानी कि आप अपनी जो समझ है उसका जब प्रयोग करेंगे, ड्राइंग करना, किसी भी चीज़ का प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिकल करना, ये सब अनुप्रयोग में आएगा। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाते हैं हम विश्लेषण में। विश्लेषण जो होता है ये मध्यम स्तर होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विश्लेषण और संश्लेषण ये क्या होते हैं, मध्यम स्तर होते हैं। किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके जब हम चीज़ों को समझते हैं तो उसको हम विश्लेषण कहते हैं। जैसे किसी भी 2 चीज़ों के बीच में तुलना करना, जब हम किसी चीज़ को समझते हैं या तो हम उसमें समानताएं करते हैं या तुलना करते हैं, तो ये विश्लेषण के अंतर्गत आता है, या संबंध जोड़ना। ठीक है, विश्लेषण के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। फिर आ जाता है हमारा सिंथेसिस, चीज़ों को इकट्ठा करके समझने का प्रयास करना। जैसे कोई चीज़ आपने टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ी, फिर आपने उनको इकट्ठा करके उसको समझने का प्रयास किया, तो वो किस में आ जाता है, वो आपका आ जाता है संश्लेषण में। यानी कि जैसे समरी हम बनाते हैं, जैसे आपको कोई कहानी सुनाई गई, उसका आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखा या सारांश लिखा, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, संश्लेषण में आ जाती हैं। और ये ब्लूम के टैक्सोनॉमी के मध्यम स्तर है। अब हम सबसे उच्च स्तर की तरफ चलते हैं, मूल्यांकन करना। ठीक है, अब हम बात किसकी कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन की। मूल्यांकन में क्या है, जैसे निर्णय करना, आलोचना करना, अपने विचारों को ऑथेंटिक रूप से प्रस्तुत करना, किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करना कि ये सही है या गलत है। तो इस तरह की जो सारी प्रक्रिया है ये उच्च स्तर में आती है। किसी भी चीज़ को जो आप समझते हैं और अपनी समझ के आधार पे आप किसी भी चीज़ का सही गलत मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहे ब्लूम की टैक्सोनॉमी के संज्ञानात्मक पक्ष के जो प्रक्रिया थी उसको हमने डिस्कस किया। और अब हम आगे एक चीज़ और देखने जा रहे हैं, सेम है, आपने जो पढ़ा उसका ही स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ है, इसको नोट करिएगा आप, 2001 में इस पर संशोधन किया गया था। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ा वो 1956 का था, अब ये 2001 का है। अब आप ऐसे मत सोचिएगा कि अब इसको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, नहीं, इन्होंने कुछ इसमें परिवर्तन किए थे, वो 2 परिवर्तन थे, वो मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने अभी हमने देखा रिमेम्बरिंग वही ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग अबोध, अप्लाइंग अनुप्रयोग, एनालाइज माने विश्लेषण करना, इवेल्युएशन को नीचे रखा इन्होंने और क्रिएटिंग को ऊपर रखा। यानी कि सिंथेसिस एक तरह से कहा जाए, उसको क्रिएटिंग नाम दिया, उसको ऊपर रखा, और इवेल्युएशन को इन्होंने नीचे रखा। अब ये देख लीजिए, लेवल भी इन्होंने बता दिया है कि किस तरह से। जो पहला लेवल है वो कौन सा है, रिमेम्बरिंग, ये दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका अप्लाइंग, और चौथा है एनालाइज, पांचवा है इवेलुएटिंग, और छठा है क्रिएटिंग। ठीक है, ये है। अब इसमें रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, वो जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को समझना, उसको याददाश्त के आधार पर निकालना। अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लेन आइडियाज़ कॉन्सेप्ट, यानी कि जो हमारे आइडियाज़ हैं उनको एक्सप्लेन करना, व्याख्या करना। यूज़ इन्फॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, यानी कि अप्लाई करना, अनुप्रयोग करना, है ना। टू आंसर द क्वेश्चन, यानी कि अपने ज्ञान को प्रयोग में लाना। एनालाइजिंग में टेक अपार्ट इन्फॉर्मेशन टू शो रिलेशनशिप, यानी कि संबंध या कॉजेज, कारण बताना या फिर उनमें अंतर करना। फिर आ जाते हैं जस्टिफाई ए स्टैंड ऑफ पोजीशन, इवेलुएटिंग, यानी अपने तथ्यों के आधार पर किसी चीज़ को सही या गलत ठहराना। फिर लास्ट में क्रिएटिंग है, मतलब प्रोड्यूस सम न्यू, यानी कि इन चीज़ों को सीखने के बाद में कुछ नए तरीके की चीज़ों की खोज करना या निर्माण करना, ये क्रिएटिविटी हो गई एक तरीके से। तो ये तो था दोस्तों ब्लूम की टैक्सोनॉमी। यहाँ मैंने ब्लूम का पिक्चर लगाया है, आप देख लीजिए, ये BS ब्लूम का पिक्चर है। ठीक है दोस्तों, ब्लूम की टैक्सोनॉमी का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके सेकंड और थर्ड पार्ट मिल जाएंगे, और जितने भी क्वेश्चन की जिस तरीके के पूछे जाते हैं वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे दोस्तों। तो हमारे चैनल पर बने रहिए, इन्फॉर्मेशन लेते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।